Hello, I am Doris Das, Assistant Professor, Department of Botany, the Graduate School College for Women, Jamshedpur, a constituent unit of Kulhan University. Today we'll discuss about beverages with special reference to tea. Beverages, पेय पदार्थ। बेवरेजेस जो होते हैं वो ऐसे पेय पदार्थ होते हैं जिनको अधिकतर लोग पसंद करते हैं और ये इनमें रिफ़्रेशिंग क्वालिटीज़ होती है। इसी वजह से ह्यूमन कंजम्पशन में ह्यूमन कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होता है इसका। ये ना सिर्फ एक बेसिक ह्यूमन नीड है, बल्कि अब तो ये हमारे ह्यूमन सोसाइटी का कल्चर भी बन चुका है, उसका एक हिस्सा बन चुका है। बेवरेजेस जो होते हैं वो दो तरह से क्लासिफाई किए जा सकते हैं, एक है अल्कोहलिक, दूसरा नॉन अल्कोहलिक। जो अल्कोहलिक बेवरेजेस होते हैं उनकी एक्टिविटी जो है वो हमारे हमारे उनके जो डिप्रेसेंट कैरेक्टर होता है वो हमारी ब्रेन की एक्टिविटी पे जाके इफ़ेक्ट करता है, जैसे वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी, रम, जिन वगैरह। और जो नॉन अल्कोहलिक होते हैं, ऐसे बेवरेजेस जो होते हैं उनमें अल्कलॉइड्स होते हैं। ये पूरे वर्ल्ड में इस्तेमाल किए जाते हैं क्योंकि इनमें स्टिमुलेटिंग और रिफ़्रेशिंग क्वालिटीज़ होती है, जैसे कि टी, कॉफ़ी, कोकोआ। ये जो है हमारे अंदर जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं उनके प्रोडक्शन को भी बढ़ाते हैं। आइए अब आते हैं डायरेक्टली हम लोग टी के ऊपर। टी का बोटानिकल नेम कैमेलिया साइनेंसिस, फैमिली थिएसी और वर्नाकुलर नेम इसका है चाय। और चाय जो है वो तो हम लोग सभी जानते हैं, बहुत ही पॉपुलर ड्रिंक है ऑल ओवर वर्ल्ड में। ये नॉन अल्कोहलिक बेवरेज है और तकरीबन पूरे वर्ल्ड का हाफ ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो इसका सेवन करता है। जो टी है इसको भारत का, स्पेशली असम का नेटिव माना जाता है, बट कुछ लोग उसको अपर इंडो चाइना जो है उसको भी इसका नेटिव मानते हैं। और ये ज़्यादातर ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स में, डिफरेंट कंट्रीज़ में जो इस जोन में आती हैं उनमें ग्रो किया जाता है, कल्टीवेट किया जाता है, जैसे इंडिया, श्रीलंका, चाइना, जापान, इंडोनेशिया, ईस्ट अफ्रीका, बांग्लादेश वगैरह। और हमारे इंडिया में जो टी ग्रोइंग स्टेट्स हैं वो हैं असम, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश और उत्तरांचल। इंडिया में तकरीबन 3,58,000 हेक्टेयर लैंड जो है उसमें टी का प्लांटेशन होता है और उसका टी का एनुअल प्रोडक्शन जो है वो 47 करोड़ किलो होता है, सब वेराइटीज़ मिला के, हर तरह की चाय को मिला करके। इतने हेक्टेयर में जो चाय होती है उसका प्रोडक्शन जो है वो तकरीबन 47 करोड़ किलोग्राम का होता है। आइए देखते हैं इसके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। टी प्लांट जो होते हैं वो एवरग्रीन पेरेनियल होते हैं, या तो वो श्रब या स्मॉल ट्रीज़। एक्चुअली उनको इतना ज़्यादा प्रून किया जाता है कि वो बुशेस की तरह, श्रब की तरह दिखने लग जाते हैं। और अगर इनको नेचुरल कंडीशंस में छोड़ दिया जाए तो इनकी हाइट तकरीबन 9 to 15 मीटर्स तक जा सकती है, लेकिन कमर्शियली जहाँ कल्टीवेट किया जाता है वहाँ उसको 0.7 to 1.5 मीटर से ऊपर उसको ग्रो नहीं करवाया जाता है, उसको वहीं तक रखा जाता है उसकी हाइट को, ताकि उसकी पत्तियों को आसानी से तोड़ा जा सके। और चूँकि इसमें रेगुलर प्रूनिंग की जाती है इसीलिए ये श्रब्स की तरह लगते हैं। ऊपर के हिस्सों को काटते छाटते जाते हैं तो ब्रांचेस उसकी बढ़ते जाती हैं और वो एक श्रब या बुश का अपीयरेंस देने लगता है। इसकी जो लीव्स होती है वो ऑल्टरनेट होती हैं, सिंपल होती हैं और शेप जो है उनकी इलिप्टिक टू ऑब्लोंग होती है
मार्जिन सिरेट होता है और एपेक्स जो होता है उनका एक्यूट होता है। जो फ्लावर्स होते हैं उनमें बहुत अच्छी फ्रेगरेंस होती है और उनका रंग वाइट से लाइट पिंक के आसपास होता है, थोड़ा बहुत वैरायटी के हिसाब से कलर दूसरा होता है। और ये जो है लीफ के एक्सेल पे ग्रो करते हैं फ्लावर्स, या तो सिंगल या फिर अगर ग्रुप में होंगे तो 2 से 4 के ग्रुप में होंगे। टी का जो फ्रूट है वो ट्राइलोक्यूलर कैप्सूल होता है और उसके अंदर में एक ब्राउन सीड होती है हर लोक्यूल में। क्लाइमेट, इस टी प्लांट के कल्टीवेशन वहाँ पर सबसे ज़्यादा अच्छा होगा जहाँ पे मॉइस्ट और वार्म वेदर होगी, लेकिन वहाँ रेनफॉल जो है वेल डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए, पूरे साल भर में उसको थोड़ा थोड़ा रेन, मतलब वेल ड्रेन्ड होना चाहिए एरिया। तो तकरीबन 100 टू 200 सेंटीमीटर रेनफॉल ज़रूरी है और टेम्परेचर जो है 24 टू 30 डिग्री सेल्सियस तक ज़रूरत होता है। बहुत ज़्यादा सूखा या बहुत ज़्यादा सर्द ठंडापन इस प्लांट के ग्रोथ के लिए सूटेबल नहीं होता है। सॉइल जो है वो वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए। लोम या फॉरेस्ट एरियाज़ जो है जिनमें ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज़्यादा होता है, दे आर रिच इन ऑर्गेनिक मैटर, उस जगह पर ये बहुत अच्छा ग्रो करता है। वैसे ये दूसरे सॉइल्स में भी ग्रो किया जा सकता है, बट टी प्लांट अच्छी ग्रोथ के लिए प्रेफर करता है एसिडिक सॉइल को, जिसका पीएच 4 टू 6 होता है और उसमें मैग्नीशियम और आयरन की मात्रा ज़्यादा होती है और कैल्शियम कम होता है। आइए अब देखते हैं कल्टीवेशन को। टी प्लांट्स जो हैं उनको सीड से ग्रो करवाया जाता है। पहले टी गार्डन्स का एक एरिया में कुछ बुशेस को ग्रो करने दिया जाता है पूरा फ्रूटिंग होने तक, और फिर उसके सीड्स को कलेक्ट कर लिया जाता है। अब इन सीड्स को नर्सरीज़ में ग्रो किया जाता है और जब तकरीबन 1 महीने के बाद वो जर्मिनेट होने लगते हैं और जब 1 साल का सीडलिंग हो जाता है, पौधा छोटा सा हो जाता है, तब ये ट्रांसप्लांटेशन के लिए तैयार होता है। मतलब अब वो एक्चुअल जो टी गार्डन्स हैं जहाँ पे प्लांटेशन होगा वहाँ पर इनको ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है, इन छोटे छोटे सीडलिंग्स को। और उसके बाद तकरीबन 4 साल तक इनको ग्रो करने दिया जाता है और जब इनकी हाइट 2 मीटर तक हो जाती है तब इनमें छटाई शुरू हो जाती है, पत्तियों की छटाई, और वापस से उसकी हाइट कम कर दी जाती है 45 टू 50 सेंटीमीटर तक। उससे क्या होता है कि ये ऊपर की तरफ नहीं ग्रो करता है तो ब्रांचेस बढ़ने लगती है। तो जो मेन एम होता है प्रूनिंग का वो होता है ब्रांचिंग। और टी बुशेस को रेगुलरली प्रून किया जाता है और उससे उनको एक प्रॉपर शेप भी मिलती है और चारों तरफ से अच्छी ब्रांचेस होने के बाद अच्छी पत्तियां हो जाती हैं। जब इनका जिस जगह प्लांटेशन किया जाता है, मतलब टी गार्डन्स जो होते हैं उनमें कुछ प्लांट्स जैसे सिल्वर ओक, जिसको हम लोग कहेंगे ग्रेविएला रोबस्टा, एरिथ्रिना लिथोस्पर्मा, अकेशिया और एल्बिजिया की कुछ स्पीशीज़ को ग्रो किया जाता है शेड ट्रीज के रूप में। एक टी बुश की जो लाइफ है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में 40 टू 50 ईयर्स की होती है, बट साउथ इंडिया में जो है ये 80 ईयर्स तक ग्रो कर सकता है। पेरिनियल है, 80 ईयर्स तक ये ग्रो कर सकता है। तो इसीलिए जहाँ पे इनका कल्टीवेशन होता है वहाँ हमेशा इन प्लांट्स को लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि जैसे जैसे ओल्ड होते जाते हैं प्लांट तो 2 to 2.5% एरिया जो होता है वो कल्टीवेटेड का पुराने को धीरे धीरे हटाया जाता है और फिर वहाँ फ्रेश लगाए जाते हैं। उससे क्या होता है, ये प्लांटेशन का प्रोसेस कंटिन्यूस चलते रहता है। असेसमेंट करके कि जो बहुत ओल्ड हो गए हैं उनको पूरे जड़ के साथ उखाड़ दिया जाता है और वहाँ पे नए सीड्स ग्रो कर दिए जाते हैं और इसी तरह थोड़ा थोड़ा हिस्सा करके नए नए प्लांट्स लगाए जाते हैं। प्रूनिंग एंड प्लकिंग। प्रूनिंग जो होती है वो 5 टू 6 ईयर्स का जब प्लांट आ जाता है तो वो पूरी तरह से एक छोटे बुश का रूप ले लेता है जिसकी ब्रांचेस पूरी तरह स्प्रेड की रहती है और हाइट को जो मेंटेन किया जाता है वो है 1.2 टू 1.5 मीटर्स तक। और उसके बाद पत्तियों को तोड़ने का काम शुरू किया जा सकता है। एक लेवल एस्टेब्लिश कर दिया जाता है जिसको प्लकिंग लेवल बोलते हैं और उसके ऊपर की जो नई पत्तियां होती हैं
उनको हार्वेस्ट किया जाता है, उनको तोड़ा जाता है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में या नॉर्दर्न इंडिया में जो ये लीव्स हैं, ये साल में 3 से 4 बार जो है इनको हार्वेस्ट किया जाता है, तोड़ा जाता है, लेकिन विंटर सीजन में प्लकिंग नहीं किया जाता है। जबकि साउथ इंडिया में जो है ये प्लकिंग का जो प्रोसेस है ये पूरा कंटिन्यूस है, थ्रू आउट द ईयर होता है, और वीकली बेसिस या फोर्टनाइटली, मतलब हफ्ते, एक हफ्ता रुक के एक हफ्ता किया जाता है, या 15 दिन रुक के फिर 15 दिन किया जाता है। इस तरह से इंटरवल्स पर उनको पत्तियों को तोड़ा जाता है। पत्तियाँ नॉर्मली हाथों से तोड़ी जाती हैं, या कभी कभी बहुत छोटे छोटे सिजर्स का, कैंची का इस्तेमाल भी किया जाता है। जब प्लकिंग की जाती है तो कोशिश की जाती है कि 2 पत्तियाँ एक छोटे से बड के साथ, या 3 पत्तियाँ और एक बड, इस तरह से उनको हटाया जाता है। तो ये इनको बोला जाता है फाइन प्लकिंग। और इस क्वालिटी, ये वाली जो क्वालिटी होती है ये बेस्ट क्वालिटी मानी जाती है चाय की, इन पत्तियों से जो चाय बनती है। और वैसे ऐसा नहीं है, बाकी भी जितनी न्यूली यंग पत्तियां होती हैं उनको भी तोड़ा जाता है, और उसी के हिसाब से उनको ग्रेड भी किया जाता है। अब जब पत्तियां तोड़ ली जाती हैं तो उसके बाद उनको प्रोसेस करना पड़ता है, तभी वो मार्केट में आ सकती हैं। तो ये प्रोसेस जो होता है ये कुछ स्टेप्स में होता है, जिसमें पहला स्टेप है विदरिंग। जो फ्रेश टी लीव्स होती हैं उनमें 75% वाटर रहता है, तो पहले उनको विदरिंग रैक्स पे 12 से 18 घंटे तक उनको स्प्रेड कर दिया जाता है, ताकि वो अपना मॉइस्चर धीरे धीरे लूज़ कर जाए, माने उनके अंदर का जो पानी है वो धीरे धीरे सूखने लग जाए। और कभी कभी अगर ज़रूरत पड़ती है, बहुत वेदर ह्यूमिड होता है, तो हॉट एयर भी रैक्स के थ्रू पास कर दिया जाता है। लेकिन जितना स्लोली और इवनली लीव्स जो हैं विदर करेंगी, माने सुखाई जाएंगी, उतनी ही वो सॉफ्ट और फ्लेसिड होंगी, और उसके बाद वो रोलिंग के लिए तैयार हो जाती है। विदरिंग के बाद जो प्रोसेस है वो है रोलिंग। रोलिंग मतलब लीफ जो है वो थोड़ी सी सूखते जाती है, तो वो ट्विस्ट करने लग जाती है, मुड़ने लग जाती है। तो ये जो प्रोसेस होता है इसको बोलते हैं रोलिंग। उसमें क्या होता है, रोलिंग लीफ के जो सेल्स होते हैं वो टूटने लगते हैं, और जो उसके जूसेस हैं वो एक्सपोज होने लगते हैं। तो जब जूसेस बाहर निकलने लगते हैं तो एक प्रोसेस फर्मेंटेशन का सेट होने लग जाता है। रोलिंग जो है मशीन्स में किया जाता है, जहाँ पे लीव्स को पूरी तरह से सुखा लिया जाता है, और लेकिन अभी भी इनका रंग जो है वो हरा ही है, और पूरी तरह से ये फर्मेंटेड नहीं हुए हैं। तो ये जो ग्रीन अनफर्मेंटेड टी है, इसको एज इट इज़ भी ड्राई करके इस्तेमाल किया जाता है। आजकल इस ग्रीन टी का भी इस्तेमाल बहुत होता है, लेकिन जो नॉर्मल चाय की पत्तियां हमें मार्केट में मिलती हैं उनको रोलिंग के बाद फर्मेंटिंग के प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, तभी ब्लैक या फर्मेंटेड टी तैयार होगी। फर्मेंटेशन के प्रोसेस जो है वो स्पेशली डिज़ाइन फर्मेंटेशन चैम्बर्स में किया जाता है, जहाँ पे टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और एयर का सर्कुलेशन जो है वो पूरी तरह से रेगुलेट, मेंटेन किया जाता है। तो जो लीव्स जो हैं जो रोल्ड हो चुकी हैं रोलिंग्स में, उनको स्पेशली बने हुए सीमेंट, ग्लास या एल्युमिनियम के जो फ्लोज होते हैं उन पर उनको स्प्रेड किया जाता है, ताकि वो धीरे धीरे फर्मेंट हो सके। तो इस फर्मेंट के प्रोसेस में पहले पत्तियों का रंग धीरे धीरे लाल होता है, और फाइनली डार्क ब्राउन हो जाता है। और इसी फर्मेंटेशन के प्रोसेस में ये जो चाय जो है, चाय की पत्तियां जो है, एक स्पेशल अरोमा और फ्लेवर जो है उनमें आने लगता है, क्योंकि पत्तियों के सेल्स टूटने से उसके जो जूसेस हैं वो बाहर आने लगते हैं। जो लीव्स के जो टेनिन होते हैं वो जो है उन पर एंजाइम्स जो हैं, उसी के एंजाइम्स जो हैं वो एक्ट करते हैं, और वो उसी की वजह से इसका रंग जो है वो बदलने लगता है। क्यों रोलिंग के समय जो लीव्स के सेल्स टूटते हैं तो वो उस समय में एक एंजाइम सिक्रीट होता है, पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज,
जो कि लीफ में जो ऑलरेडी प्रेजेंट पॉलीफेनॉल जो होता है उस पे एक्ट करता है, और इस ऑक्सीडेशन की वजह से ऑर्थोक्यूनेंस जो हैं वो बनते हैं, और ये जो ऑर्थोक्यूनेंस जो है इनकी वजह से जो पत्तियों का रंग होता है वो डार्क ब्राउन या ब्लैक होने लग जाता है। फर्मेंटेशन के बाद पत्तियों को सुखाया जाता है। जो अब ये जो डार्क कलर की लीव्स है, डार्क ब्राउन या ब्लैक कलर की जो पत्तियां हैं, अब इनको पूरी तरह से सुखाया जाता है, क्योंकि अगर उनको सुखाया नहीं जाएगा तो फर्मेंटेशन का प्रोसेस कंटिन्यू होता रहता है। तो उसको रोकने के लिए, फर्मेंटेशन को प्रोसेस को रोकने के लिए इनको ड्राई किया जाता है। ड्राई करने से क्या है, उसके अंदर से मॉइस्चर जो है वो पूरा पत्तियों से ख़त्म हो जाता है। और ये ड्राइंग का प्रोसेस जो है स्पेशली कंस्ट्रक्टेड अवन्स में किया जाता है। उसमें 90 टू 100 डिग्री सेल्सियस पर पत्तियों को 20 से 25 मिनट तक हॉट एयर दी जाती है, और उसकी वजह से पत्तियां जो हैं पूरी तरह से सूख जाती हैं। और ये टेम्परेचर मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर टेम्परेचर मेंटेन नहीं होगा तो पत्तियों का जो रंग है और उनका जो फ्लेवर है उस पर असर होता है। तो जितना अच्छा से, जितना सही रूप से पत्तियां जो हैं सूखेंगी, उतना ही अच्छा उनका फ्लेवर आएगा और उनका अपीयरेंस आएगा। और जब ये पत्तियां तैयार हो जाती हैं, सूख जाती हैं, उसके बाद इनको ग्रेडिंग किया जाता है मार्केट में भेजने से पहले। तो ये जो पत्तियां हैं, इनमें से कुछ पूरी तरह से पाउडर हो जाते हैं, कुछ बड़े दाने होते हैं, कुछ छोटे दाने रह जाते हैं। तो इनको अलग किया जाता है, और इनको अलग जो किया जाता है वो मैकेनिकली ऑसिलेटेड सीव्स मतलब छन्नियाँ, उनके थ्रू इनको पास किया जाता है। तो डिफरेंट साइजेस की जो पत्तियाँ हैं, चाय पत्तियाँ, वो अलग अलग होकर के तैयार हो जाती हैं। और उनके जो मेजर ग्रेड्स हैं वो हैं ब्रोकन ऑरेंज पिकोय, फ्लावरी ब्रोकन ऑरेंज पिकोय, ब्रोकन पिकोय, ऑरेंज पिकोय, फ्लावरी पिकोय, ब्रोकन ऑरेंज पिकोय, फैनिंग्स, और जो बाद में बच जाता है फैनिंग और डस्ट, वो भी अलग कर लिया जाता है। और इनको अलग अलग डिफरेंट ब्रांड्स जो हैं उनके हिसाब से डस्ट को, या बड़ी पत्तियाँ, बड़े दानेदार पत्तियाँ, इस तरह से जो उनमें लिखा रहता है वो इसी हिसाब से उनको किया जाता है। डिफरेंट पैकिंग उनकी की जाती है, और उसके बाद इनको मार्केट में उतारा जाता है। कमर्शियली चाय जो है उसकी 4 कैटेगरीज जो हैं वो मार्केट में अवेलेबल होती हैं। एक तो है ब्लैक फर्मेंटेड टी, जो अभी हमने 4 डिफरेंट प्रोसेसेस की बात की, विदरिंग, रोलिंग, फर्मेंटिंग और ड्राइंग, इन सब से होकर के वो गुजरता है, तब जो चाय तैयार होती है उसको हम लोग कहते हैं ब्लैक टी या फर्मेंटेड टी। और दूसरी है ग्रीन टी या फिर अनफर्मेंटेड टी। जैसा कि हमने जाना कि विदरिंग और रोलिंग ये दोनों होने के बाद ग्रीन टी बनती है। तो उस रोलिंग के बाद अगर उस टी को डायरेक्टली सुखा दिया जाए तो हमें क्रिस्प ग्रीन टी मिल जाती है। लेकिन यहाँ एक बात नोट करने लायक है, अगर हमें ग्रीन टी बनानी होती है तो ग्रीन टी में जो विदरिंग का प्रोसेस है वो नेचुरली स्लोली होना चाहिए, उसमें हम लोग हॉट एयर ब्लो नहीं करते हैं। तब उनका जो लीफ, पत्तियों का जो हरा रंग है वो मेंटेन होता है। फर्मेंटेशन की इसको ज़रूरत नहीं होती, सुखाने के बाद इसको डायरेक्टली इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी मार्केट में भेजा जा सकता है। तीसरी है ओलोंग टी या सेमी फर्मेंटेड टी। ये जो है इसको पार्शियली फर्मेंटेड होता है, और इसको एक इंटरमीडिएट टाइप माना गया है ब्लैक और ग्रीन टी का, क्योंकि इसका कलर तो ब्लैक टी की तरह होता है लेकिन इसका जो फ्लेवर है वो ग्रीन टी की तरह होता है। और चौथी है ब्रिक टी। ये जो है, जो ब्लैक टी और ग्रीन टी के बाद जो वेस्ट बच जाता है उससे जो चाय तैयार होती है उसको कहते हैं ब्रिक टी, और ये नॉर्मली तिब्बत में इसका इस्तेमाल बहुत किया जाता है, और भी देशों में किया जाता है लेकिन तिब्बत में इसका इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है। अब आते हैं क्वालिटी ऑफ टी। हम लोग सभी जानते हैं टी जो है बहुत पॉपुलर है नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस में, और वर्ल्ड की हाफ ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो टी के लिए एडिक्टेड है, माने चाय पीना पसंद करती है। चाय को कैसे भी पिया जा सकता है, उसको रॉ
लीकर के रूप में भी पिया जा सकता है। कुछ लोग उसमें थोड़ा सा शुगर डाल के पीते हैं, बहुत सारे लोग दूध डाल करके भी चाय पीते हैं। तो इस तरह से, और अभी तो आजकल ग्रीन टी का उपयोग भी बहुत ज़्यादा होने लग गया है, क्योंकि माना जाता है कि ग्रीन टी जो है उसका सेवन करने से ओबेसिटी जो है वो कम होती है। तो इस तरह से चाय का इस्तेमाल हमारे पूरे वर्ल्ड में ही होता है। कोई भी ओकेजन रहे, वो चाय के बिना अधूरा ही माना जाता है। घर में गेस्ट आते हैं तो भी हम लोग उनको चाय सर्व करते हैं। और ये जो क्वालिटी ऑफ टी है, ये एक्चुअली डिपेंड करती है बुश की वैरायटी पे, और जिस जगह वो उगाई जाती है वहाँ के एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या हैं, उस पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। और जो टी का जो एक्चुअल कैरेक्टर है, जो उसका मेनली फ्लेवर है, जिसकी वजह से उसको पसंद किया जाता है, दैट इज़ ड्यू टू 3 प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट: एसेंशियल ऑयल्स, एल्केलॉइडल फ्रैक्शन एंड पॉलीफिनॉल्स। चाय में जो फ्लेवर और अरोमा आता है वो होता है क्योंकि उसके अंदर एक एथेरियल ऑयल होता है, थियोल, उसकी वजह से उसमें अरोमा और फ्लेवर आता है। और उसके अंदर जो ये स्टिमुलेटरी और रिफ्रेशिंग क्वालिटी होती है वो होती है कैफीन की वजह से, जो कि एल्कलॉइड है। और थोड़ी सा जो बिटरनेस, तीखापन जो होता है, दैट इज़ ड्यू टू पॉलीफिनॉल्स, मतलब टेनिन्स। तो इसकी वजह से चाय में जो है ये डिफरेंट कैरेक्टर्स जो हैं दिख मिलते हैं हम लोगों को। केमिकली जो टी है उसमें 2.5% थेन, 13 to 18% पॉलीफिनॉल्स और एसेंशियल ऑयल्स रहते हैं। और इसके अलावा उसमें बहुत सारे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी होते हैं और निकोटिनिक एसिड भी होता है। तो ये था चाय के बारे में। आइए देखते हैं, ये जो अभी जो स्लाइड है इसमें आपको 2 पिक्चर्स दिखाई दे रहे हैं। जो ऊपर वाला इमेज है उसमें आप टी गार्डन का एक हिस्सा देख रहे हैं, जिसमें टी का प्लांटेशन हुआ है। तो उसमें आपको हाइट दिखाई दे रही है, 2 मीटर के आसपास की हाइट है इनकी, और मेंटेन की हुई है। और देख रहे हैं कितना बुशी अपीयरेंस दे रहे हैं वो। और जो नीचे का इमेज है उसमें आप छोटे छोटे बर्ड्स और वाइट फ्लावर्स जो होते हैं वो आपको दिखाई दे रहे हैं। थैंक यू।